न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है, उन सारे फैक्टर्स को वो देखती है। किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइडर है, वो कितना सीनियर है, कितना उसका एक्सपीरियंस है और उसकी क्या रेपुटेशन है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कहते हैं। अपनी डिफरेंट वीडियोस में कह चुका हूँ कि 90% जो रिजेक्शन के रीज़न होता है वो। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हमने वीज़ा अप्लाई किया है और अभी तक जो है वो वीज़ा अप्रूवल नहीं आया है, कोई न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से कोई ईमेल नहीं आई है। तो असल में होता क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वीज़ा डिले होता है। तो आज की वीडियो में वो फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा कि किन किन फैक्टर्स की वजह से जो है वो वीज़ा की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अफेक्ट होती है और डिले जो है वो किन किन चीज़ों की वजह से आता है। अच्छा, तो सबसे पहले जो एक जनरल जो प्रोसेसिंग टाइम है स्टूडेंट वीज़े का, वो तकरीबन जो है वो 5 वर्किंग डेज से 25 और 30 वर्किंग डेज़ तक होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो वेरी करते हैं कि भाई आपका जो वीज़ा है वो किस टाइप का है और आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। 3 टाइप्स के वीज़ास होते हैं, यानी कि 3 तरीके से आप वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप खुद अप्लाई करते हैं, जिसका जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पे जो लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, वो 20 वर्किंग डेज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 डेज़ हैं। ये 20 डेज़ नहीं है, 20 वर्किंग डेज़ हैं। तो इसमें सैटरडे और संडे आप निकाल देते हैं। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक हॉलीडेज़ आ रही है वो भी इसमें निकल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि सपोज़ कि अगर आप दिसंबर में अप्लाई कर रहे हैं जस्ट क्रिसमस से पहले, तो क्रिसमस के फ़ौरन बाद यानी कि हॉलीडेज़ स्टार्ट हो जाती हैं, इसमें काफ़ी पब्लिक हॉलीडेज़ हैं। तो आपका जो वो 20 वर्किंग डेज़ का जो टाइम है वो तब स्टार्ट होगा जब क्रिसमस हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि बास केसेस में वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक चला जाता है, ठीक है। सेकंड है कि आप पेपर वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर वीज़े की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 25 वर्किंग डेज़ है। और थर्ड वे जो है वो है थ्रू एजुकेशन प्रोवाइडर। अब उसके अंदर वेरी करता है कि किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइडर है, वो कितना सीनियर है, कितना उसका एक्सपीरियंस है और उसकी क्या रेपुटेशन है। तो वो भी वेरी करता है कि आपका कितने दिन में वीज़ा अप्रूव होके आएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो कितनी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम तो है तकरीबन 5 वर्किंग डेज से लेके 25 वर्किंग डेज़ तक, बट कुछ एप्लीकेशन जो है वो 5 वर्किंग डेज़ में भी हो जाती हैं और कुछ एप्लीकेशन जो है वो 25 वर्किंग डेज़ में हो जाती हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा जाती हैं। तो अब ये क्या वजह है कि ये टाइम क्यों वेरी कर रहा है, ठीक है। इसमें एक फैक्टर तो ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा है, आपने बहुत सारे कंट्रीज़ में विज़िट किया हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं बल्कि वैसे ही अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो एक प्लस पॉइंट होता है। उससे ये उनको पता चलता है कि आप फ्रिक्वेंट फ्लायर हैं और जो है वो आप मुख्तलिफ़ जगह का आपका वीज़ा अप्रूव हुआ हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो ईज़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इंडिकेशन है वो इमिग्रेशन के लिए पॉजिटिव एक तरह से जो है वो फ्लैग होता है, ठीक है। सेकंड ये कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और उस कंट्री की इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। बिल्कुल मेरा इशारा पाकिस्तान की तरफ ही है और इंडिया भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और इकोनॉमिकल सिचुएशन है ये इतनी अच्छी नहीं है। तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है, उन सारे फैक्टर्स को वो देखती है। तो इस वजह से वो उस अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, और एक और इसमें जो फैक्टर ये है कि अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है न्यूजीलैंड, तो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस। वो क्यों? वो इस वजह से कि अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है किसी भी वीज़े के ऊपर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे और कोई सा भी कैटेगरी हो, तो उसमें क्या होगा कि उनके पास आपका जो रिकॉर्ड है वो पहले से होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्लियरेंस है या आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन है वो ऑलरेडी हुई भी होगी और वो सब सिस्टम में होगी। तो क्या करेंगे कि स्ट्रेट अवे जाके आपकी जो पुरानी फाइल है
वो उसको एक्सेस करेंगे और वहाँ से उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं और आपका पहले जो है वो वीज़ा अप्रूव हो चुका है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, और आपने कोई भी वीज़ा जो है वो ब्रीच नहीं की हुई है। तो ये एक फैक्टर है जो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग टाइम को फास्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कहते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल एप्लीकेशन से। अब ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती क्या है और या किन किन चीज़ों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है। अच्छा, इसमें पहला फैक्टर तो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का, कि आप पहली दफ़ा न्यूजीलैंड आ रहे हैं या पहली दफ़ा आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा इन एनी कैटेगरी, तो ये इस वजह से कॉम्प्लेक्स होगी कि उनके पास पहले आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी रेफरेंस नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी जो डिटेल्स हैं उनको वो प्रोसेस कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। तो इसमें जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन, जिसके अंदर अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं या आप जो है वो यहीं पे हैं और आपका पहले कोई वीज़ा अप्रूव हुआ है। सेकंड, इसमें एक और चीज़ की वजह से कॉम्प्लेक्स हो सकता है या आपका वीज़ा डिले हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई और भी पार्ट है, यानी कि मेंबर है, डिपेंडेंट है, जिसको कोई मेडिकल इशू है या उसकी कोई हिस्ट्री है मेडिकल इशू की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अप्लाई किया हुआ है फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ। फैमिली के साथ चले हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और खुदा न खास्ता आपके बच्चे को कोई मेडिकल इशू है, तो उस केस में जो है वो डिले हो सकता है, या आपके पार्टनर को कोई ऐसा मेडिकल इशू है तो उस केस में जो है वो आपसे वो एडिशनल जो है वो डॉक्यूमेंट या एडिशनल कोई मेडिकल रिपोर्ट मांग सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो ये अच्छा खासा टाइम लेते हैं, सम टाइम। तो अगर आपकी जो ऐसी कोई कंडीशन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस। अच्छा, और एक और क्या हो सकता है इसमें फैक्टर, कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप है, यानी कि आपकी सिंगल एप्लीकेशन नहीं है, आप एज ए ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए तो नहीं एप्लीकेबल होगा, बट बहुत सारे वीज़ास होते हैं जो कि ग्रुप के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, सीजनल कह लें या स्पेसिफिक पर्पस वीज़ा ग्रुप है, तो उसमें जो है वो आपकी जो डिले एक्सपेक्टेड हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और डिले के रीज़न ये हो सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इनकम्प्लीट है, तो उसके लिए वो फर्दर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने IQA करवाया हुआ है, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन अथॉरिटी से असेसमेंट करवाई हुई है, तो वो या तो असेसमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है या उसमें कोई इशू है, या इसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो आपका वैलिड नहीं है, या आपके पार्टनर का पुलिस सर्टिफिकेट, तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। सम टाइम जो है वो मांगते हैं कि फर्दर आप डिटेल दें, या यानी कि लैंग्वेज का इशू हो सकता है कि वो इंग्लिश के अंदर नहीं है या वो अटेस्टेड नहीं है, तो इस केस में भी जो है वो आपका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एप्लीकेशन में आपके पार्टनर, आपके डिपेंडेंट, उनके करेक्टर का कोई इशू है, करेक्टर सर्टिफिकेट मिसिंग है, वो आपने नहीं प्रोवाइड किया, या वो वैलिड नहीं है, उसकी डेट वगैरह का इशू हो सकता है। तो जनरली जो है वो, जो अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि एप्लीकेंट, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बढ़ जाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो उसमें प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपका जो है वो खाली सिंगल एप्लीकेशन है तो उनको जो है वो रिव्यू खाली आपके डॉक्यूमेंट्स करने, और आपके डॉक्यूमेंट जितने डिटेल में होंगे, डिटेल से मुराद ये है कि आप सारी चेकलिस्ट को पूरी कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम आपका जो है वो प्रोसेसिंग टाइम होगा। लेकिन जहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी या इनकम्प्लीट होगी तो वो रिव्यू में फिर जाता है, और फिर उसके लिए जो है वो समझने के उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, और वो फिर आपके पास दोबारा आएंगे। अगर वो आपके पास दोबारा आ रहे हैं और आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। इट मीन्स कि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का, और स्टिल आपके पास चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कोई आपकी यानी कि वीज़े के अंदर कोई बात हो तो उसको बहुत सीरियस लें, और बहुत ही सोच समझ के और पूरा स्टडी करके रिप्लाई करें कि उनका क्या कंसर्न है और क्या क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं।
इसलिए कि होता ये है कि अगर आपका कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है तो वो जल्दी में डिक्लाइन कर देते हैं, और फिर ये अपील का भी आपको टाइम नहीं देते हैं या मौका नहीं देते हैं, और फिर कहते हैं कि आप दोबारा से जो है वो वीज़ा अप्लाई करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको इन केस वीज़ा एप्लीकेशन में कोई इश्यू होता है और वो फर्दर आपसे जो है वो डिटेल मांगते हैं, तो उसको बहुत केयरफुली जो है वो आप देखें, ठीक है। बहुत जल्दी में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो समटाइम एक रीज़नेबल टाइम देते हैं, जनरली जो है वो 3 से 4 वर्किंग डे या 1 हफ्ते तक भी देते हैं। तो उसको जो है वो प्रॉपरली थॉरो करें, रीड करें, और उसके हिसाब से जो है वो आप रिप्लाई दें। कोशिश करें सिंपल इंग्लिश में लिखें जो कि आसानी से उनको समझ में आ जाए। तो एक ये भी लोगों को इशू होता है लैंग्वेज का। न्यूजीलैंड की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है दैन इंग्लिश, अमेरिकन या ब्रिटिश। तो इसको भी अगर ज़रा सा देख लें कि वर्ड्स का सिलेक्शन और किस तरह स्ट्रक्चर जो ईमेल का या डॉक्यूमेंट का होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर सामने वाले को आपकी समझ ही नहीं आ रही बात कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो कैसे डिसीजन लेगा उस मामले के ऊपर, ठीक। अच्छा, लास्ट में एक और बात मैं करता चला जाऊं कि जो वीज़ा रिक्वायरमेंट की एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा एप्लीकेशन की, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फंड्स होते हैं। तो इसको बहुत देख के आप जो है वो सबमिट कराएं, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वीज़े के हिसाब से, आपकी स्टडी की जो क्वालिफिकेशन की। 90% में बहुत दफ़ा जो है वो अपनी डिफरेंट वीडियोस में कह चुका हूँ कि 90% जो रिजेक्शन के रीज़न होता है वो फंड्स होता है। या तो फंड्स इनफ नहीं होते हैं, या आप के जो फंड्स होते हैं वो आप प्रूव नहीं कर पाते हैं कि इनकी सोर्स क्या है। ये जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें उनको। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस पे 1-2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने जो है कोशिश की है कि सारे जो पॉइंट्स हैं स्पेशली फंड्स का, उसके अंदर जो है वो डिटेल में प्रोवाइड करूं, और मैंने वो सारी चीज़ें उसमें कवर की हैं। तो वहाँ से आप देखेंगे और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलें, वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल गई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस हवाले से तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब जो है वो दे सकूँ। और बाकी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर भी कर लें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप देख सकें। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो।